जी हाँ, डेल्टा प्लस पर अलर्ट। आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खास पेशकश में आज बात होगी डेल्टा प्लस की। जी हाँ, कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। देश में कोरोना का कहर बेशक कम हो रहा हो, लेकिन नए वेरिएंट बेहद चिंता बढ़ा रहे हैं। अब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मामले दर्ज किए गए और ज्यादातर केस महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से सामने आए हैं। देश में बढ़ते डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि कोरोना चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। इसके साथ ही उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं। बता दें कि दुनिया के करीब 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिल चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारतीय SARS-CoV-2 यानी कि जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने सूचना दी थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वर्तमान में वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जिसमें तेजी से प्रसार हो रहा है और फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने और साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी जैसी विशेषताएं हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सोर्स को जीनोमिक्स कंसोर्टियम वायरस के नए वेरिएंट और साथ ही महामारी के साथ ही इनके संबंधों का पता लगा है। मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो दोनों भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन वे किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं, इसकी जानकारी बहुत ही जल्द साझा की जाएगी। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी बेहद संक्रामक वेरिएंट डेल्टा महामारी को सबसे बड़ा खतरा बताया और फाउची ने कहा है कि अमेरिका में सामने आने वाले कोविड-19 के नए मामलों में से 20% से अधिक में संक्रमण की वजह डेल्टा वेरिएंट है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन कम प्रभावी पाई जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि वैक्सीन से मौत का खतरा कम हो जाता है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बने इस नए वेरिएंट को लेकर वायरोलॉजिस्ट चिंतित हैं और कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट का विकसित रूप है और इससे पहले डेल्टा वेरिएंट मिला था। कोरोना की दूसरी लहर में अधिकतर लोग इसी डेल्टा वेरिएंट का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ही विकसित होकर डेल्टा प्लस बन गया है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में यानी कि पुराने वाले वेरिएंट में थोड़े बदलाव हुए हैं और इस कारण नया वेरिएंट सामने आया है। स्पाइक प्रोटीन की ही मदद से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें संक्रमित करता है। K417 यानी म्यूटेशन के कारण वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो पाता है। सवाल है कि डेल्टा प्लस भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। क्या देश इससे चुनौती से निपटने में सक्षम है? मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पर कितनी कारगर है? बड़े खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को और किस तरह की तैयारियों की जरूरत है और नए वेरिएंट को लेकर किस तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है? जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर आपको बता दें, लगातार वेरिएंट को लेकर चर्चा हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चर्चा हो रही है, कितना खतरनाक है भारत की भौगोलिक और उसके साथ ही भारत के जो लोग हैं जिन पर अभी भी देखा जाए तो वैक्सीन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो वो वैक्सीन कितनी प्रभावी है इस डेल्टा प्लस पर, वो देखने वाली बात है। और इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर राहुल भार्गव है जो कि सीनियर डॉक्टर है फोर्टिस अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर अरुण पांडे है सीनियर डॉक्टर सफदरजंग हॉस्पिटल के, ये भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले एक बात बताइए डॉक्टर राहुल भार्गव, देखिए ये जो डेल्टा प्लस है ये कई देशों में पाया गया और भारत में भी अगर देखा जाए तो इसके केसेस सामने आ रहे हैं, खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए। और दूसरी लहर में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कितना बड़ी चिंता का विषय है ये, डेल्टा प्लस से भारत को कितना खतरा है, क्या मानते हैं आप? प्रियंका जी धन्यवाद। प्रियंका जी, वायरस की प्रारूप और स्वरूप होता है बदलाव, वो बदलता रहता है और म्यूटेशन आता रहता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जितना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा उतना वो म्यूटेट करेगा, क्योंकि वायरस मरना नहीं चाहता, वो जीवित रहना चाहता है। तीसरी चीज, जीनोमिक सर्विलेंस में बहुत सारे कंसर्न्स आएंगे, बहुत सारे न्यू वेरिएंट्स पता चलेंगे, तो उन वेरिएंट्स में से ये तथ्य निकालना कि कौन सा ज्यादा इन्फेक्शियस है, कौन सा एंटीबॉडीज को इवेट कर जाता है या वैक्सीनेशन को इवेट कर जाता है, यही दो सबसे ज्यादा बड़े तथ्य। अब अगर हम इससे थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करें, दिसंबर में 2020 में ये K497R वेरिएंट जो है ये ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में पाया जा चुका है। ये RBD डोमेन होती है जहां पे वायरस स्पाइक प्रोटीन से अंदर शरीर में घुस के एस इनहिबिटर से जुड़ता है और वो लंग्स के सेल्स के अंदर जाता है। ये म्यूटेशन ज्यादा अच्छे से उसको वायरस के सेल्स को लंग के रिसेप्टर से चिपकाती है और अंदर जाने में मदद करती है। वहां ये पाया गया था कि रिसेप्टर RBD डोमेन में जो
3 म्यूटेशन थी, उनमें से ये शायद हमारी एंटीबॉडीज को इवेड करने में कामयाब होती। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम अभी भी डेल्टा वेरिएंट का देखें, यूके में जिन लोगों को वैक्सीन दोनों डोज लगी हुई थी, वो हॉस्पिटलाइजेशन उनका रेट कम रहा, उसमें मृत्यु दर ऑलमोस्ट 0 के बराबर रही। डेल्टा वेरिएंट 91% लोगों में अभी प्रीडोमिनेंट वेरिएंट यूके में जो है वो डेल्टा वेरिएंट है, जिसकी वजह से केसेस बढ़े हैं। पर वो कौन से केसेस हैं? जो यंग लोग हैं, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई या एक डोज वैक्सीन की लगी हुई। तो क्या देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? ये खतरा आगे आने वाले दिनों में बताएगा, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन की दर हमने बढ़ाई जरूर है, बट अभी भी हम 6% लोग ही ऐसे हैं जो जिसको डबल डोज लग चुकी है। इसीलिए WHO भी कह रहा है, इसलिए एंथनी फॉसी ने भी कहा था कि शायद एस्ट्राजेनेका की डोज को 12 हफ्ते की जगह 8 हफ्ते पे ले आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 डोज दे दीजिए, सो दैट ये डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट दोनों से वो लोगों को बचा पाए। तो इसीलिए प्रियंका जी, ये हमारे लिए अभी परेशानी का सबब नहीं है, बट जिस प्रकार से इसका प्रारूप है और स्वरूप है, ये आगे चल के उसकी चाल ढाल बताएगा कि क्या ये एंटीबॉडीज, जिन लोगों को एंटीबॉडीज नेचुरल इन्फेक्शन से बनी हुई है या वैक्सीनेशन के बाद बनी हुई है, उनमें ये परेशानी कर रहा है क्या, तब ये हमारे लिए कंसर्न बन सकता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे वेरिएंट आएंगे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको हमें देखना पड़ेगा और हम चर्चा करते रहेंगे। इसीलिए जीनोमिक सर्विलेंस बहुत बड़ी चीज है प्रियंका जी, कि देश में कब लॉकडाउन खुलेगा, कब अनलॉकडाउन खुलेगा। और लास्ट फाइनल बात, अगर हमने फरवरी में अमरावती के सैंपल्स देखे होते और शायद डेल्टा वेरिएंट पकड़ा होता, तो शायद दूसरी वेव नहीं आती। तीसरी वेव बचाने के लिए और चौथी वेव बचाने के लिए जरूरी इस बात के लिए है किस प्रकार से हम जीनोमिक सर्विलेंस करके उस डेटा के बेस पे, तथ्य के बेस पे अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर अरुण एक बात बताइए, अल्फा संस्करण से ज्यादा लगभग 35 से 60 के बीच में इसकी संक्रामक क्षमता बताई जा रही है। ये कितनी तेजी के साथ लोगों को संक्रमित कर सकता है जो डेल्टा प्लस है, इस बाबत आपको क्या लगता है? जैसे कि अभी डॉक्टर राहुल भार्गव भी कह रहे थे कि आने वाले समय में यह खतरा हो सकता है, और इस बाबत बाकायदा केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को चिंता करने के लिए कहा है कि इस बारे में सोचने की जरूरत है। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात यह है कि एकदम मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि वायरस की प्रवृत्ति होती है म्यूटेंट होने की, अपने आप में बदलाव लाने का। और देखिए, जब अगर मैं नोवेल कोविड-19 की बात करूं तो वो कोई और वेरिएंट था, और लगभग 2 साल में ही इतने वेरिएंट हमारे सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया में हम लोग देख सकते हैं कितने वेरिएंट। अब बात करते हैं कि ये जो वेरिएशन होता है, जो म्यूटेशन होता है, वो कितना इफेक्ट डालता है। तो जो अगर मैं अभी मैं फिर से अगर कोविड-19 की बात करूं तो वो जो वेरिएंट आया था, वो जो वेरिएंट आया था वो कम, मतलब केवल कोमॉर्बिड लोगों में ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा था, 60 जो ओल्ड एज पेशेंट थे उनको इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन जो दूसरा जो वेरिएंट आया वो यंग पेशेंट में, जो हेल्दी थे उनको इफेक्ट किया। तो ये जो डेल्टा प्लस वायरस है, ये भी देखिए इन्फेक्शन होगा, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि इन्फेक्शन हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सीवियरिटी अगर होती है तो ज्यादा मुश्किल का काम है। तो हमें सीवियरिटी रोकना है। और एकदम बात सही कही जा रही है कि WHO भी कह रहा है, सरकारें भी कह रही है कि वैक्सीनेशन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा, जो इन्फेक्शन होता है, जो सीवियरिटी होती है इस वायरस की, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है और सीवियरिटी कम कर देती है। अगर आप डाटा की बात करें तो जैसे देखिए, जितने भी लोगों को दोनों डोज लग चुकी है वैक्सीन की, उनमें अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो सीवियरिटी बहुत कम हुई है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ है। यानी कि जो भी डिजीज रही है माइल्ड टू मॉडरेट पे ही कंटेन हो चुकी है, उसको सीवियरिटी पे नहीं गई है, पेशेंट आईसीयू तक नहीं गया है। तो मुख्य बात ये है कि कोई भी वेरिएंट, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, जो भी वेव आती है, ये वेव को इनविजिबल है, हम लोग उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वायरस का प्रवृत्ति ही होता है म्यूटेंट करना। हाँ, हम क्या रोक सकते हैं? हम लोग सीवियरिटी रोक सकते हैं। इस तरह से प्रॉपर कोविड प्रिपेयर बिहेवियर अपनाकर और वैक्सीनेशन लेकर, वैक्सीनेशन की जहां तक बात ये कहा जाए कि ये आने वाले समय में रिसर्च से पता चलेगा कि जो इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी हुई है वो कितना इसमें कारगर होती है इस नए वेरिएंट में, या फिर जो हम लोग जो वैक्सीनेशन लेके जो एंटीबॉडी हमारे अंदर पैदा हो रही है वो कितना इसमें सक्षम है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि अगर कोई भी वैक्सीनेशन लेके, कोई भी हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का रेट तेज करना है और हम लोग तेज की तरफ चल भी रहे हैं, तो अब मेरा मानना है कि अगर हम लोग लगभग 70-75% के आसपास वैक्सीनेशन अचीव कर ले जाएंगे
तो कोई भी वेरिएंट अगर म्यूटेंट होके आता है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो हमारे हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ना है और बहुत ज्यादा हमें आयतोबा नहीं मचना। हाँ, लेकिन उससे बचने के लिए हमें एक उपाय जरूर करना है कि हमें प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। देखिए, आप लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक की तरफ पूरा देश चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी देख पा रही होंगी कि बहुत लोग फिर से उसी तरह से असावधानियां कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को रोकने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। वैक्सीनेशन जरूर एक कारगर हथियार है, लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। तो कोई भी जो म्यूटेशन होगा उससे हम लोग लड़ सकते हैं और वो बहुत ज्यादा हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालने में बेअसर रह सकता है। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, जैसा कि अभी कहा डॉक्टर अरुण ने कि देखिए ये गंभीर हो सकता है। 30 मामले अभी तक भारत से सामने आए हैं, 200 पूरी दुनिया से सामने आए हैं। खासतौर पे अगर महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, तो वहां पर सबसे ज्यादा केसेस 30 में से देखने को मिले हैं। तो क्या ये जो तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर हो सकती है, तो क्या उसके पीछे का कारण डेल्टा प्लस को मान सकते हैं? और चूंकि तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए खासतौर पर बताया जा रहा है कि देखिए बच्चों के लिए खतरा ज्यादा हो सकता है, तो क्या इस पूरी परिस्थिति में जो डेल्टा प्लस है इसकी भूमिका सबसे ज्यादा रहने वाली है क्या? और ऊपर से ये अनलॉक भी हो चुका है। प्रियंका जी, 3 कारण अगर हम बात करते हैं कि पहली बात तो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना ये है कि तीसरी वेव नहीं आएगी। उसके अपने कारण है, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी है और सीरो प्रिविलेंस आपको दिखाया गया कि 50 से 60% लोग ऑलरेडी ग्रसित हैं। हाँ। तो क्या हमारे को डेटा आवश्यक है देखना कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई है या वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसको इवेट करा के सीरियस इन्फेक्शन करा सकता है? अभी तक वैसा कोई भी मामला हमारे सामने नहीं आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, अगर वायरस में बहुत ज्यादा बदलाव आता है और वो वैक्सीनेशन को इवेट करता है, जैसे कि हमने देखा कि 5 गुना न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कम पावरफुल है फाइजर की वैक्सीन के अगेंस्ट फॉर डेल्टा वेरिएंट में, ऐसा कोई वायरस में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आ जाता है जो वैक्सीनेशन को पूरा इवेट कर जाता है, तो शायद तीसरी चौथी वेव आती ही रहेगी, यह हम जानते हैं। तो प्रियंका जी, जरूरत इस बात की है, और कितनी भी वेव्स आए, आपका मास्क जो है आज भी वो अभेद्य है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट हो या डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, इसके आपके माध्यम से मैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों को इस समय इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। सरकार अभी फिर, लोग तो हर जगह के वही है प्रियंका जी, वो अमेरिका के हो या इंडिया के हो, वो दोनों को कहीं ये नहीं पता चलता कि कहाँ हमारी बाउंड्री है और कहाँ हमें मास्क हटाना है या नहीं हटाना है। जरूरत है स्टेट की, जरूरत है गवर्नमेंट की, जहाँ पे उनको इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। भले ही कड़ाई हो, कड़ाई के साथ हमने जब पालन किया है तो दूसरी वेव अगर नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि हम कड़ाई से मास्क का पालन करते रहते। जो छोटी कंट्रीज मास्क का पालन कर रही है, वहां तीसरी वेव चौथी वेव नहीं आ रही प्रियंका जी। तो इम्पोर्टेंट मास्क है, मास्क के साथ में डेटा के साथ में इम्प्लीमेंटेशन है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जेनेटिक सर्विलेंस है, जो ये आपको बताएगी कि कौन सी जगह से हवाई यात्रा बंद की जाए या नहीं की जाए। आज भी पूरा देश अनलॉकडाउन का मतलब ये नहीं है प्रियंका जी कि अगर बॉम्बे में केसेस बढ़ रहे हैं या अमरावती में बढ़ रहे हैं या नागपुर में बढ़ रहे हैं तो हम वहां से फ्लाइट खोल के पूरे देश में जाने दें। हमें उसे कंटेन करना है, जिसे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। हम जो रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन बनाते थे, उसी प्रकार से हमें देश में वो जोन बनाने पड़ेंगे बेस्ड ऑन जेनेटिक डेटा कि कौन सा वेरिएंट वहां प्रमुख है। अब मान लीजिए दिल्ली में कल 100 केसेस आए तो 100 केसेस का जेनेटिक वेरिएंट होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनको 100 लोगों में वेरिएंट आ रहा है। अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट है या और कोई वेरिएंट है तो शायद हमको सचेत रहना आवश्यक है। पर जब तक वैसा नहीं रहता, अगर हम मास्क पहन के रखते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रहते हैं, तो किस प्रकार से अप्रैल के महीने में इतने लोगों की जान गई और जून आते आते आप अपने सामने देख रही है प्रियंका जी, और आज रोज दिखा रही है कि लोग बेपरवाह होके धुएं में फिक्र को उड़ाता हुआ चला गया, वैसी बातें हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए, भी करना बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि केंद्र सरकार के लिए काम कर रही है, उनको बाकायदा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और जो आम लोग हैं, भले ही अनलॉक हो गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जागरूक रहने की जरूरत है और एहतियात बरतने की जरूरत है। बात करने के लिए हमारे खास दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव और साथ ही डॉक्टर अरुण, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण, यहाँ पर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये भारत के जो लोग हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है उनको चकमा देने में माहिर है। इस सेंटेंस को लेकर आकर क्या समझा जाए? देखिए प्रियंका जी, जो ये डेल्टा प्लस है, जो आप कह रही हैं कि ये
सबसे बड़ी बात है कि इससे सर्विलेंस की जरूरत है, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं इसमें 3 एस की बात करता हूँ, सर्विलेंस, सुपरविजन एंड सर्विस। आपको सर्विलेंस के साथ साथ ये भी देखना है कि जिनको भी ये डेल्टा वायरस इन्फेक्ट करता है तो उन्हें और नया सिम्टम्स तो कुछ लेके नहीं आ रहा है, या फिर इनका मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी पहले से बनी हुई उनका लेवल कितना है, ये भी हमें देखना है। उसके बाद सर्विस में, यानी कि हमें इस वायरस से एक कदम आगे रहना है, क्योंकि जब भी हम एक कदम पीछे रहते हैं इस वायरस से तो ये आप भयावह स्थिति पैदा करता है। और आपने जो बात की अभी, ये आने वाले समय बताएगा कि क्या ये डेल्टा प्लस जो वायरस है, क्या ये वैक्सीनेशन को भी ओवरकम कर जाता है, यानी कि अभी तक जितने भी वायरस के म्यूटेंट हैं वो अभी हम लोग वैक्सीनेशन के साथ उसको कर्टेल कर पा रहे हैं और उससे वैक्सीनेशन कारगर भी रह रही है। लेकिन डेल्टा प्लस ये एकदम सही बात कहती है कि ये चकमा दे रहा है, ये जो रिसेप्टर पे बहुत ज्यादा बाइंड कर रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तो इससे हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि क्या ये जितने भी सिम्टम्स अभी लेके आया है, क्या ये नया सिम्टम तो लेके नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं फिर ये मेरा मानना है कि अगर नेचुरल जो एंटीबॉडी बनी हुई है या फिर जो वैक्सीनेशन के द्वारा जो एंटीबॉडी बनी हुई है, कोई भी जो वेरिएंट आ रहा है उससे ये एंटीबॉडी कारगर है, तो हमें केवल ये एक बात जरूर ध्यान रखना है कि क्या कोई नया सिम्टम्स लेकर ये म्यूटेंट तो नहीं लेके आ रहा है। क्योंकि नया सिम्टम जब भी देखा होगा आपने, जब पहली बार जब कोविड-19 आया था तो उसमें कुछ अलग सिम्टम्स थे, दूसरी बार जब आया तो बहुत सारे सिम्टम्स सीवियर हो गए, ऐसे सिम्टम्स सामने आ गए जो कभी होते ही नहीं थे। जैसे कि ब्लैक फंगस की बात मैं करूँ, पोस्ट कोविड इफेक्ट में इतने सारे सिम्टम्स आए, इतने सारे पेशेंट आए। ठीक है डॉक्टर अरुण, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर अरुण, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30,000 नई MSME इकाइयों को ऋण वितरित कर रहे हैं। बैंक से ऋण दिलाने के लिए ऑनलाइन मेला आयोजित किया गया है और वहीं से ये देखिए तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में सीएम योगी 2500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित करेंगे और वो 9 जिलों में एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र योजना के ऑनलाइन रूपांतरण का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और आपके द्वारा जो योजना चलाई जा रही है कोविड की, इसके अंतर्गत हमें ज्ञान हुआ, हमें जानकारी मिली कि आपके उसके सुविधा केंद्र की स्थापना हो सकती है। तो हमने आपके जिला उद्योग केंद्र से सहयोग साधा और मदद मांगी। उनके सहयोग से हमने सामूहिक सुविधा केंद्र की स्थापना की, जिससे कि हमारे यहाँ दूध की गुणवत्ता को और जो आपके द्वारा जो मशीन है नाम की जाए उसके द्वारा अच्छा झुमका बनाया जा सके। अभी तक हम जो झुमका बनाते थे साहब, वो अपने ही पैटर्न से पुराने तरीके से बनाते थे। तो अब जो झुमका चल रहा है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार, जिसकी कि हमारे द्वारा बनाए जूते की गुणवत्ता उसके मुकाबले नहीं है। इससे हमें उम्मीद है और भरपूर आशा है कि आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके द्वारा जो हमें प्रोडक्ट या जो मशीनें मिलेंगी उसको हम अच्छे तरीके से अपना जूता बना करके और लोगों की इसका सुविधा दे सकें। ये हमारी राजू जी, आपको आगरा शू आर्टिजन्स एसोसिएशन को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से जो कार्य किया है, कोरोना काल खंड में भी आगरा के परंपरागत उद्यम को आप लोगों ने मेहनत और एक पहचान भी उपलब्ध करवाई है। और मुझे याद है जब कोरोना काल खंड के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान जब बाहरी निवेश को लाने की बात हुई थी तो आगरा उसमें नंबर 1 पर था। यह आपकी मेहनत और आपका परिश्रम और आपके जो कारीगर हैं, इन सबके द्वारा जो एक प्रयास किया गया है उसी का परिणाम है। और इसीलिए सरकार ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर और रॉ मटेरियल बैंक के लिए यह CFC आगरा के लिए स्वीकृत किया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस सुविधा का लाभ आने वाले समय में लेंगे और आगरा के इस परंपरागत उत्पाद को न केवल देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान देंगे। मैं आपको और आपके पूरे एसोसिएशन को एक बार फिर से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी एसोसिएशन की तरफ से भी आपको जनपद आगरा की तरफ से आपको धन्यवाद जी। सर, ये हमारा अगला सामान्य सुविधा केंद्र गाजियाबाद में है। ये मॉडर्न टूल रूम यहाँ बनाया है। ये यहाँ पर AKG फाउंडेशन है, उनके परिसर में। गाजियाबाद अग्रवाल साहब।
माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर R.K. अग्रवाल हूँ और मैं ये जो गाजियाबाद का CFC है, AKG फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। सबसे पहले तो हम अपने 22 इंडस्ट्री पार्टनर्स और जो भी यहाँ पर हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, उनकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने गाजियाबाद में इस इतने बड़े सेंटर के लिए स्वीकृति प्रदान की। तो गाजियाबाद में बेसिकली अधिकतर इंडस्ट्रीज जनरल इंजीनियरिंग गुड्स को डील करती हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस थी कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट या ऐसा इक्विपमेंट जो कि पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो वो खुद अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के बहुत सहयोग के साथ हमने पूरे गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज का सर्वे किया आज से 2 साल पहले, और फिर उनके जो वीकनेस या जो उनकी जरूरत थी उनको आइडेंटिफाई किया, और उसके हिसाब से हम एक्चुअली 4 सेंटर खोलने जा रहे हैं सर। उसमें से एक जैसा इन्होंने अभी बताया, एक मॉडर्न टूल रूम है जिसमें कि हर तरह की कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीनें होंगी, जिससे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट और एक्यूरेट पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। और दूसरा एक मटेरियल टेस्टिंग लैब हम बना रहे हैं। उसके अंदर जैसे किसी भी इंडस्ट्री में इनपुट मटेरियल आता है तो उसकी स्पेसिफिकेशन स्पेक्ट्रोमीटर और माइक्रोस्कोप वगैरह से टेस्ट करेंगे, और उसके साथ ही जो प्रोडक्ट बन के बाहर जा रहा है उसकी भी डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की सुविधा इसके अंदर अवेलेबल होगी सर। तीसरा, हमारा सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट R&D सेंटर है, क्योंकि गाजियाबाद में अच्छी प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन जो नई चीजें, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने में उसमें थोड़ी क्षमता की कमी थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक पूरा डिजाइन सेंटर को 3D प्रिंटिंग की फैसिलिटी लगाएंगे, जिसके अंदर की नए प्रोडक्ट्स को प्रोटोटाइप करके जल्दी से डिजाइन किया जाए। और चूंकि जो सबसे आगे फैसिलिटी है इंडस्ट्री 4.0 सर, उसके हिसाब से हम गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज को कोशिश रहेगी कि हम सबको थोड़े बहुत मॉडर्नाइज ऑटोमेट करें और इंडस्ट्री 4.0 के टेक्नोलॉजी तक आ पाए। तो बेसिकली इन सबसे जो गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज है, हमारी जनरल इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर हम लोग इंडियन रेलवे, डिफेंस और एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सर। और इस परियोजना की टोटल कॉस्ट करीब 15 करोड़ है, जिसमें से आपके सहयोग से हमें 90% आप लोगों से मिल रहा है, और हमारे 22 इंडस्ट्रीज में 10% कंट्रीब्यूट करेंगे सर। और हम कोशिश करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब भी ये तैयार होगा, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्य आपने हमारे लिए सेट किए हैं, हम उनको पूरी तरह अपनी पूरी निष्ठा से उन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे सर। और यही मेरी उम्मीद रहेगी कि जब ये तैयार हो जाएगा सेंटर, तो आप ही के कमलों से इसका उद्घाटन कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि आप लोगों ने गाजियाबाद में AKG फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ने स्टेट के साथ मिलकर के आज वहां पर CFC की स्थापना के लिए आप लोग आगे आए हैं। अपने प्रोडक्ट को पहचान देना, सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास करती रही है, इसलिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के हम लोग उन सभी सेक्टर्स की मैपिंग भी करवाते हैं और कहां पे सरकार की मदद की आवश्यकता है वहां पर शासन के स्तर पर भी और बैंकों से भी सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में योगदान दे रहे हैं। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और उसके साथ साथ हम आपको लगातार जानकारी भी दे रहे थे डेल्टा प्लस को लेकर, और उस बाबत ही डॉक्टर राहुल और डॉक्टर अरुण, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।